So good morning to all. Today we are going to discuss a new topic, that is a inverse proportion. ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? इनवर्स प्रपोर्शन. इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है एक्चुअली? देखो, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो उसके साथ में जो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी होती है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है. हाँ, तब हम उसको इनवर्स प्रपोर्शन मान सकते हैं. अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहां पे बताता हूं. एक कॉलम हमने कॉस्ट का बना देते हैं या अमाउंट का बना देते हैं. नहीं, सिर्फ यहां पे समझाने के लिए. सपोज अमाउंट है हमारे पास 100 रुपीज. कितना है? 100 रुपीज. या 100 रुपीज फिक्स है. अब ध्यान दो, यहां पे आप सबको वड़ा पाव पसंद है. यू ऑल लाइक वड़ा पाव. ठीक है, पाव पसंद है. 100 रुपीज का है. 100 रुपीज है आपके पास और वड़ा पाव के लिए अपने को जाने का है खरीदने. तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारी बर्थडे है. एक वड़ा पाव, चीज वड़ा पाव, चीज. आप सबको नॉर्मल वड़ा पाव पसंद नहीं करने का, आप सबको चीज वड़ा पाव पसंद करने का. चीज वाला, फुली लोडेड चीज. तो चीज वड़ा पाव 20 रुपीज का आता है. एक चीज वड़ा पाव कितने रुपीज का आता है बेटा? 20 रुपीज का. एक चीज वड़ा पाव का जो कॉस्ट है दैट इज 20 रुपीज. 1 वड़ा पाव कॉस्ट 20 रुपीज. तो यहां पे नंबर ऑफ वड़ा पाव कितने मिलेंगे आपको? नंबर ऑफ वड़ा पाव, नंबर ऑफ वड़ा पाव आपको कितने खरीद पाओगे? 5 खरीद पाओगे. 100 डिवाइडेड बाय 20, 5 वड़ा पाव आएंगे सिर्फ आपके मम्मी का, पापा का, आपका, भाई का और बहन का. 5 जनों के 5 वड़ा पाव खाओगे तो 5 वड़ा पाव आएंगे. कितने आएंगे? 5 वड़ा पाव. ठीक है, चलो समझ में आ गया इधर तक? वड़ा पाव खा लिया, 5 वड़ा पाव पेट में पचा लिया. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक. अब थोड़ा महीने के बाद, 2 महीने के बाद ऑयल का कॉस्ट बढ़ गया, आलू का कॉस्ट बढ़ गया, थोड़ा चीज का कॉस्ट बढ़ गया. तो वड़ा पाव वाले ने भी अपना कॉस्ट बढ़ा दिया. जो वड़ा पाव 20 रुपए में आता था, कितने रुपए में? 20 रुपए में. यस, जो वड़ा पाव 20 रुपए में आता था वो वड़ा पाव अब 25 रुपीज में आने लगा बेटा. नाउ द वड़ा पाव इज कमिंग इन रुपीज 25. ठीक है, तो अब जो है वड़ा पाव कितने रुपीज में आ रहा है? 25 रुपीज में. ओके, सो नाउ 25 रुपीज में जो वड़ा पाव आ रहा है, ये अब नंबर ऑफ वड़ा पाव कितना मिलेंगे? 100 रुपीज के 100 रुपीज था, तो अब आपको कितने वड़ा पाव मिलेंगे? 4 वड़ा पाव मिलेंगे.
अब आप यहां पे देखो, जब 4 वड़ा पाव यहां पे मिलेंगे, दैट मीन्स अभी क्या हुआ, इधर देखो अमाउंट इंक्रीज हो गई, 20 से अमाउंट कितनी हो गई, 25 हो गई, और वड़ा पाव क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। वड़ा पाव सिर्फ 5 की जगह 4 हो गए। तो एक अमाउंट, एक वैल्यू इंक्रीज हुआ तो दूसरा वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन। क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रपोर्शन। वेरी गुड। वही चीज अगर एक क्वांटिटी बढ़ती दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती तो हम उसको डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं, बट दिस इज द इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो दिस इज द इनवर्स प्रपोर्शन। अब इनवर्स प्रपोर्शन और डायरेक्ट प्रपोर्शन में देखो क्या चीज का रिलेशन आ रहा है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमने रिलेशन निकाला था x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। अब यहां पे देखिए, यहां पे रेशियो सेम नहीं हो सकता। 20/5 20/5 अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है, 4, और 25 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो इधर x1 बाय y1 इज नॉट इक्वल टू x2 बाय y2। यहां पे आपको इनवर्स प्रपोर्शन में, जैसे डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम निकालते थे x1 बाय y1 इक्वल टू, यहां पे हमें नॉट इक्वल टू होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल। ठीक है, अगर रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है दैट मींस ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है। तो यहां क्या इक्वल होगा, अब देखो जल्दी से इधर टेबल पर, टेबल कहां बनाया, देखो 20 में, आप लोगों को सबको मालूम है, ये देखो आपके हमारे सामने में टेबल भी है, और ये देखो 20 वड़ा पाव, एक वड़ा पाव 20 रुपीज का, नंबर ऑफ वड़ा पाव 5 आ रहे थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 20 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 100 मिला। 20 मल्टीप्लाई 5 इज 100। उसी तरीके से 25 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 100। ठीक है, तो करो, यहां से लिखेंगे सेंडिंग के बाद। तो इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन में होता है x1 y1 और x2 y2 का जो प्रोडक्ट होता है दैट शुड बी इक्वल, प्रोडक्ट इक्वल होगा। 20 मल्टीप्लाई 5 किया तो 100 हुआ, 25 मल्टीप्लाई 4 किया तो 100 हुआ। तो इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होगा, इनवर्स प्रपोर्शन में होगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2। इनवर्स प्रपोर्शन में क्या लिखोगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, प्रोडक्ट शुड बी इक्वल। समझ गए, अब यहां पे देखो मैं एक टेबल दूंगा, यहां से आप पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या ये इनवर्स प्रपोर्शन है कि नहीं है। से लिखो, ऑब्जर्व द टेबल, हाँ, ऑब्जर्व द टेबल एंड चेक वेदर it is in inverse proportion इनवर्स प्रपोर्शन। हमें चेक करना है कि ये इनवर्स प्रपोर्शन में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, टेबल बनाइए, इधर वैल्यू x, इधर वैल्यू y।
ये हो गया 50, यहाँ हो गया 5, इधर हो गया 40, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 7। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है? हम इसके प्रोडक्ट्स करेंगे, इसके जो नंबर्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें इक्वल मिलता है तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, वरना इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। चेक करो, देखो पहला है x1 y1 कितना मिला हमें? x1 y1 हमें मिल रहा है 50 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 250। इसके बाद हमने मिला x2 y2, तो 40 मल्टीप्लाई 240। अब ये इक्वल तो मिला नहीं, तो अब तीसरा जरूरत नहीं है कि x3 y3 फाइंड करें। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा? x1 y1 नॉट इक्वल टू x2 y2, x1 y1 is not equal to x2 y2, therefore it is not in inverse proportion। आ गई बात समझ में? इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर? हाँ, कंप्लीट हो गया? फटाफट करिए। अब हम एक नेक्स्ट दूसरा टेबल लेंगे। करें दूसरा टेबल? दूसरा टेबल लिखिए और इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट x y 100 then 60 200 then 30 300 और इधर 20। और 20। अब यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है x1 y1, तो हमें 100 मल्टीप्लाई 60 मिला तो कितना मिलेगा? 6000। x2 और y2 मल्टीप्लाई करोगे तो 200 मल्टीप्लाई 30 6000, 3 2 जा 6 6000। x3 और y3 मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे भी आपने 300 और 20 मल्टीप्लाई किया तो आपको 6000 मिल रहा है। तो क्या आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे ये सब रेशियो जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 का प्रोडक्ट इक्वल है। So what you will write? You will write x1 y1 equal to x2 y2 equal to x3 y3. So therefore it is in
इनवर्स प्रपोर्शन। आ गई बात समझ में? Therefore it is in inverse proportion। So x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब हमारे लिए क्या हो गया? इक्वल है। So it is in inverse proportion। एक और करते हैं ट्राई, फिर चेक करते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। टेबल बनाइए। यहां x, यहां y, 90, then 10, 60, 15, 45, 20। फिफ्टीन, 60 एंड 15, ठीक है। चलिए x1 y1 मल्टीप्लाई करते हैं। सो x1 y1 यहाँ पे क्या मिला आपको? 90 मल्टीप्लाई 10, x2 y2 60 मल्टीप्लाई 15 इज 15 6 90 और पीछे एक और 0 तो 900। x3 y3 45 मल्टीप्लाई 20 900। तो यहां पे भी हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3। सो देयरफॉर इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके। अब एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस पर हम आते हैं। अब आपको समझ में आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ती नहीं है, डिक्रीज हो जाती है। एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी उसके इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एक्सरसाइज में और हमें बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं है। चलो अभी देखो फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। इसका मीनिंग पहले समझो। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। इसका मतलब क्या है? अगर आपके वर्कर्स अगर बढ़ेंगे तो जो जॉब को हमें कंप्लीट करना है, जो काम को कंप्लीट करना है, उसको हमें कम टाइम में हम कंप्लीट कर देंगे कि ज्यादा टाइम में कंप्लीट करेंगे। सपोज समझ लो एक दीवार बनानी है, एक वॉल बनानी है। आपको एक वॉल बनानी है। एक वॉल बनाने के लिए 10 वर्कर्स लगे हुए हैं। कितने वर्कर्स? 10 वर्कर। 10 वर्कर मिलकर उस पूरी वॉल को 10 घंटे में फिनिश करेंगे। 10 वर्कर मिलकर उस पूरी वॉल को 10 घंटे में फिनिश करते हैं। अब सपोज हमने वर्कर्स बढ़ा दिए, हमको लगा कि भैया काम बहुत लेट हो रहा है,
हमने वर्कर बढ़ा दिए, हमने वर्कर 30 कर दिए या 30 कर दिए, चलो 30 वर्कर्स कर दिया, सीधे हमने 20 वर्कर्स इंक्रीज कर दिए। तो अब जब 30 वर्कर्स काम करेंगे उस वॉल को कंप्लीट करने के लिए, तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा उस वॉल को कंप्लीट करने के लिए? कम लगेगा। वेरी गुड। तो जब टाइम वर्कर्स बढ़ गए तो टाइम कम हो गया, मतलब पर्सन्स बढ़ गए, एम्प्लॉइज बढ़ गए, लोग बढ़ गए, तो टाइम कम हो गया। तो ये कौन सा प्रपोर्शन होता है बच्चे? इनवर्स प्रपोर्शन। तो फर्स्ट जो प्रपोर्शन हुआ वो हमारा हो गया इनवर्स प्रपोर्शन। समझ में आ गया? सेकंड पर आते हैं। सेकंड लिखा था द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। The time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. ओके, तो अब देखो इसका क्या मीनिंग है। द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं यहां पे। एक तरफ है टाइम और एक तरफ है हमारा डिस्टेंस। अगर हम सेम स्पीड के साथ जाएंगे, सेम स्पीड के साथ जाते हैं, अगर 3 घंटे में मैंने 100 किलोमीटर कवर किया, 3 घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया, और अगर मैं व्हीकल 5 घंटे और चलाता हूं, मतलब 5 आवर्स अगर ट्रैवलिंग करता हूं, तो मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा कि कम डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा? मोर डिस्टेंस आई विल ट्रैवल, राइट। टाइम मैंने बढ़ा दिया, 3 की जगह 5 घंटे कर दिए, तो जब मेरा टाइम बढ़ गया तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, है ना। टाइम आवर्स और ये डिस्टेंस किलोमीटर, तो टाइम बढ़ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस जब इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कौन सा प्रपोर्शन होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन। दोनों इंक्रीज हुआ ना, टाइम भी इंक्रीज हुआ, देखो 3 से 5 हो गया, डिस्टेंस भी 100 से ज्यादा डिस्टेंस लेगा, सो इट इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। सेकंड जो होगा वो होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। अंडरस्टूड? अब हम थर्ड नंबर पर आते हैं। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। बहुत सिंपल सी चीज है। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। थर्ड को समझना है तो इस चीज को समझो। ये एरिया है एक पर्टिकुलर लैंड का, ये दूसरा एरिया है पर्टिकुलर लैंड का। किसका एरिया ज्यादा है, पहले वाली लैंड का कि दूसरी वाली लैंड का? दूसरे। अब हार्वेस्टिंग अगर हम करेंगे, खेती करेंगे, तो पहली लैंड में ज्यादा खेती होगी कि दूसरे लैंड में? दूसरे में होगी ना, दूसरे में खेती ज्यादा होगी। दूसरे में क्यों खेती ज्यादा हो रही है? क्योंकि वहां पे एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो हार्वेस्टिंग भी आपकी मोर होगी। एरिया ज्यादा, हार्वेस्टिंग मोर, तो कौन सा प्रपोर्शन हो गया? डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक एरिया बढ़ गया, हार्वेस्टिंग बढ़ गई, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो 3 क्लियर करा दिया आपको, समझ में आ गए? चले आगे। फोर्थ पर आते हैं। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। देखो यहां पे एक कॉलम हम स्पीड का बनाते हैं, एक कॉलम टाइम का बनाएंगे।
जर्नी फिक्स है, यहां से मुझे अहमदाबाद जाना है, सपोज वी हैव टू गो सूरत टू अहमदाबाद। तो हमारा डिस्टेंस फिक्स है। अब तुम सबको पता है कि अगर हम सुपरफास्ट ट्रेन में जाते हैं जिसकी स्पीड कम से कम 130 किलोमीटर पर आवर है, तो वो ट्रेन हमें 4 आवर्स में अहमदाबाद टच करेगी। 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो ट्रेन हमें कितने आवर्स में पहुंचा देगी? 4 आवर्स में। यही अगर हमने सपोज 130 किलोमीटर पर आवर की जो फास्ट ट्रेन थी उसकी जगह हमने स्लो ट्रेन में जाते हैं, पैसेंजर ट्रेन में, जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे स्पीड कम हो गई ना ट्रेन की। अब स्पीड अगर ट्रेन की कम हो जाएगी तो यहां पे हमें टाइम ज्यादा लगेगा कि कम टाइम में हम पहुंचेंगे? मोर टाइम, यहां पे मोर टाइम लगेगा। अब देखो यहां, यस, अब यहां देखो, समझो, स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज हुई, स्पीड डिक्रीज हो गई, ठीक है ना? हाँ, स्पीड इज डिक्रीज एंड टाइम यहां पे आपको क्या लग रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक चीज डिक्रीज हो रही है, दूसरी चीज इंक्रीज कर रही है। वेरी गुड, स्पीड डिक्रीज कर गई और टाइम इंक्रीज हो गया, तो ये कौन सा प्रपोर्शन हो गया? इनवर्स प्रपोर्शन। क्लियर हो गया इधर? नेक्स्ट चले फिफ्थ पे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिफ्थ वन। फिफ्थ में लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। देखो अभी क्लास में तुम ही लोग देख लो, है ना, क्लास के हिसाब से समझाते हैं। ये क्लास का स्पेस दोनों क्लास का सेम है, हमारे पास 2 क्लास है और दोनों क्लास का स्पेस सेम है। पहले क्लास में हमारे पास 4 बच्चे बैठते हैं, कितने? 4 स्टूडेंट्स। दूसरी क्लास में हमारे पास 20 स्टूडेंट्स बैठेंगे। अब तुम मुझे बताओ कि 4 स्टूडेंट्स के पास स्पेस ज्यादा होगा कि 20 स्टूडेंट्स के पास इंडिविजुअली स्पेस ज्यादा होगा जब वो क्लास में बैठेंगे? तो 4 स्टूडेंट्स के पास स्पेस ज्यादा होगा। 4 स्टूडेंट्स को अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख लो, तो हर एक को कितना स्पेस मिल रहा है? ये देखो, ये 1 स्टूडेंट का, ये 2nd स्टूडेंट का, ये 3rd स्टूडेंट का, ये 4th स्टूडेंट का। वही अगर 20 स्टूडेंट्स को हमने अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया उसके लिए जगह को, ठीक है, इस तरीके से हमने 20 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया। अब ये 1 2 3 4 5 लाइक दिस, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब हमारे पास इधर 20 स्टूडेंट्स हमारे इसमें बैठे। अब तुम खुद देखो कि क्लास की साइज तो सेम थी बेटा, क्लास की साइज क्या थी? सेम, ठीक है। लेकिन क्या हो गया? स्पेस जो है वो, बच्चे कम है तो स्पेस ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है तो स्पेस कम है। तो कौन सा प्रपोर्शन हो रहा है? इनवर्स प्रपोर्शन हो रहा है। अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो पर पर्सन
एरिया जो मिलेगा सिटिंग का रहने के लिए वो कम हो जाएगा, और पॉपुलेशन अगर कम होती है तो एरिया ज्यादा मिलेगा। तो ये हो जाता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। सो क्लियर हो गए 5 के 5 हमारे। हमें आइडेंटिफाई करना था फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन एंड विच आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द विनर्स। Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। एक टेबल है हमारे पास यहाँ पे, हमें 1 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना है। नंबर ऑफ विनर्स है हमारे पास और यहां पे लिखा है प्राइस फॉर ईच विनर। पहला है 1 लाख, 1 विनर है तो कितना है उसके पास 1 लाख। 2 विनर्स है तो दे हैव 50,000 ईच। इसी तरीके से थर्ड विनर होगा, थर्ड नहीं है फोर्थ है, देन 5 है, ठीक है, और 20 है कि सबको कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्या आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज ए इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हमारे लिए x1 होगा, इधर y1 होगा, दिस विल बी x2, दिस विल बी y2, ये x3, इसी तरीके से y3, x4, आगे आप कर लोगे। मैं आपको y5 तक कंप्लीट कर देता हूं, y4 तक, सॉरी दिस इज y3 एंड दिस इज y4, ठीक है। y3 और y4 तक हम आपको आइडेंटिफाई करके देंगे। आप आगे आप 8, 10 और 20% के लिए आप लोग खुद होमवर्क में करिए, प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले देखो ये इनवर्स है कि डायरेक्ट है। कैसे मैंने सिखाया, इनवर्स है तो चेक करना है प्रोडक्ट x1 y1 मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाइड लाख कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। x2 y2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 50,000, तो ये भी हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो दोनों इक्वल यहां पे मिला। तो क्या हो जाएगा अभी x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। जब ये इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कौन से प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ गए ना। अब हमें क्या करना है, इसके y3 और y4 फाइंड करना था, तो हम इसको लिख लेते हैं x1 y1 इक्वल टू, यू कैन राइट x3 y3। x1 कितना था 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू x3 कितना था आपका 4 मल्टीप्लाई y3। y3 अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे बेटा, 1 लाख को किससे डिवाइड करोगे 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 से 4 होगा 25 और पीछे में आपको कितने जीरो मिलेंगे 3 जीरो, तो आंसर कितना होगा 25,000 रुपीज। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि अगर 4 पर्सन्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
1 लाख रुपीस को, तो हर एक पर्सन को कितना मिलेगा? 25,000 रुपीज। समझ में आ गया? Y3 निकालना आ गया ना सबको। अब इसी तरीके से Y4 निकालना है, मैं Y4 तक कर देता हूं, आप Y5, Y6, Y7, Y8 आप खुद अपने प्रैक्टिस में करेंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट निकालना है, तो X1 Y1 इज इक्वल टू आप लिख लोगे X4 Y4। X1 Y1 क्या था हमारा? 1 मल्टीप्लाई लाख इक्वल टू X4 कितना था? X4 था आपका 5 मल्टीप्लाई Y4। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Y4। Y4 कितना हो जाएगा? 1 लाख को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 और पीछे में 3 जीरोस, सो आंसर शुड बी 20,000 रुपीज। तो व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 1 लाख अमॉन्ग द 5 पर्सन, तो ईच पर्सन विल गेट ए 20,000 रुपीज। इसी तरीके से जब 8 पर्सन के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 लाख को, तो 12,500 मिलेगा। हर एक को कितना मिलेगा? 12,500। 10 पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक को कितना मिलेगा? 10,000। 20 पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना मिलेगा हर एक को? 5,000। 1 लाख को 20 से डिवाइड करोगे तो आगे में जो जिस तरीके से आपको लिखना है, इसी तरीके से आप X1 Y1 इज इक्वल टू X5 Y5 लिखोगे, X1 Y1 इज इक्वल टू X6 Y6 निकालोगे, X1 Y1 इज इक्वल टू X7 Y7 करके आप आराम से आंसर कंटिन्यू कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया इधर तक आज? तो आज हम लोग इतने क्वेश्चंस करेंगे। हमने इंट्रोड्यूस किया इनवर्स प्रोपोर्शन, हमने इनवर्स प्रोपोर्शन को समझा और हमने एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम्स को किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट डे करेंगे। टिल देन थैंक यू टू ऑल।